नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज फिर से मैं एक ऐसा बढ़िया स्टॉक लेकर आया हूं जिसने पिछले एक साल में हमको लगभग 66% का रिटर्न दे दिया है। इस स्टॉक के ऊपर मैंने बहुत बार वीडियोस बनाए लेकिन ज़्यादा लोगों का इसमें इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन रिसेंटली इसमें लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि स्टॉक ने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है। तो ऑलरेडी मैंने चार्ट ओपन करके रखा हुआ है और इसके ऊपर मैंने जो उसके फंडामेंटल जो डिस्कस किए थे उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी जो बना के रखा है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में डाल दूंगा या आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो मैं सीधा सीधा आपको पहले बोलता हूँ, स्टॉक का नाम है डोडला डेयरी। जैसे आपको नाम से ही क्लियर होगा, डोडला डेयरी क्या है? एक डेयरी कंपनी है जो मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट बेचती है। फिलहाल ज्यादातर जो इसका मार्केट है वो साउथ की तरफ है और मैंने अपने कुछ दोस्तों से कॉल करके कुछ मैंने स्कटलबट किया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि डोडला डेयरी का प्रेजेंस काफी अच्छा खासा है और वहाँ के ज्यादातर लोग, जैसे हम लोग यहाँ पे नॉर्मली अमूल का दूध खरीदते हैं, वैसे ही वहाँ पे लोग डोडला को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। आप देख सकते हैं ये वीकली चार्ट है और इस वीकली चार्ट में ये एक रेंज बाउंड में था। ये आप मान सकते हैं यहाँ पे इसका आईपीओ लॉन्च होने के बाद, इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था लगभग 500 के आसपास, फिर वहां से इसने हाई लगाया 638 का, फिर नीचे आया अगेन 500 के आसपास इसने सपोर्ट लिया और फिर 638 तक गया। वहां से आने के बाद फिर से ही नीचे आना स्टार्ट किया और जब नीचे आया, क्योंकि आईपीओ में हमेशा क्या होता है दोस्तों, कोई भी कंपनी अगर बहुत अच्छा भी है तो स्टार्टिंग में तो बहुत ऊपर जाता है, फिर उसके बाद एक दो महीने के अंदर, मान लीजिए एक साल के अंदर, वो काफी अच्छा खासा नीचे आता है, क्योंकि जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एग्जिट करना होता है लगभग 3 से 6 महीने के अंदर। तो जब वो लोग एग्जिट करते हैं और जब वहाँ बिकवाली शुरू होता है, तो जो बाकी इन्वेस्टर थे जो जिन्होंने बाद में बाय किया, वो भी डर के मारे बेचना स्टार्ट करते हैं और तब आईपीओ के बाद नॉर्मली क्या होता है, स्टॉक काफी अच्छा खासा नीचे आता ही है। अब देख सकते हैं ये स्टॉक काफी नीचे आया, नीचे आने के बाद बहुत समय तक यहीं पे घूमता रहा। अब देख सकते हैं इस रेंज में स्टॉक रेंज बाउंड होकर घूमते रहा। फिर इस जो प्रीवियस इसका 531 का जो रेजिस्टेंस था उसको इसने ब्रेक किया। आप देख सकते हैं, मैं फिर से दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इस रेंज में इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद जब इस 2 वीक में सस्टेन किया, उसके बाद हमको देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा मूव मिला। और मैंने इसके ऊपर जो वीडियो बनाया था वो लगभग मैंने जनवरी के आसपास ही बनाया था, जनवरी 2023 इधर इधर कहीं बनाया था। तब उसका प्राइस चल रहा था 512 के आसपास, लेकिन वो खरीदने का तब मैंने खुद ही बाइंग किया हुआ था। मेरे बाइंग करने के बाद भी स्टॉक थोड़ा नीचे आया, आपका नीचे आके वो हमको अवेलेबल हो रहा था 443 पे, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने इसको फिर से एवरेज नहीं किया जब यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट मिला। तो अब मैंने अच्छा खासा अमाउंट लगा लिया है और उसके बाद जो हमको रिटर्न मिला, आप देख सकते हैं हमको 47% का रिटर्न मिल गया सिर्फ 49 डेज के अंदर। यानी मान लीजिए आपको 2 महीने के अंदर ही 50% का रिटर्न मिल गया। उसके बाद अगेन स्टॉक नीचे आया, जो कि बिल्कुल ही कॉमन सी बात है। कोई भी स्टॉक अगर बहुत ज्यादा रिटर्न दे देता है तो उसको नीचे आना ही पड़ता है, लेकिन हमें ये देखना है कि जब स्टॉक नीचे आया तो इसने एक पैटर्न बनाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन राउंडिंग पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस बना दूं जो कि पिछली बार है, तो आप देख सकते हैं ये इसका रेजिस्टेंस था और इस कैंडल में आप देख सकते हैं कि इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और बहुत ही बड़ा कैंडल बन के ब्रेक हुआ है, मारोबोजो कैंडल बोलते हैं इसको। तो ये हमें कंफर्मेशन देता है कि हाँ, अब ये इस रेंज को ब्रेकआउट दे चुका है बड़े वॉल्यूम के साथ। आप देख सकते हैं कैंडल बहुत बड़ा है और इधर पे ग्रीन वॉल्यूम पे आपको अच्छा खासा दिख रहा है ग्रीन कैंडल में। फिर देख सकते हैं नेक्स्ट वीक में भले ही गिरावट आया, लेकिन जो गिरावट आया वो कहाँ तक आया, इस सपोर्ट के नीचे ब्रेक नहीं किया इसने, जो 782 था उसको ब्रेक नहीं किया। अगले वीक में देख सकते हैं कि फिर से वहीं के ऊपर ही घूम रहा था और ये जो करंट वीक चल रहा है इसमें भी जो हम लोग का स्टॉक है वो काफी ऊपर ही मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने सबसे पहले तो इस 15 दिन से इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो हमको यहाँ पे एक ऐसा कंफर्मेशन मिलता है कि यहाँ पे वापस से ऊपर जाने को अब रेडी हो चुका है। तो दोस्तों, मैंने जब पहले वीडियो बनाया था उसमें मेरा जो टारगेट था वो लगभग 3 गुना का था। यानी यहाँ से जब मेरा टारगेट, जब मैंने 500 में खरीदा था, यानी मेरा बाइंग प्राइस तो 500 था, लेकिन मेरा टारगेट था 1500, 3 गुना। अब वो 3 गुना होने का रीजन क्या था वो भी मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो चलिए उसके ऊपर ही देख लेते हैं। तो हम उसके जाएंगे पीयर्स पे जाएंगे। पीयर्स मतलब क्या होता है दोस्तों, हम कंपेयर करके सेम बिजनेस करने वाली कंपनी को कितना वैल्यूएशन मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आके, ओके, तो यहाँ पे आ गया हमको स्टॉक्स दिखा रहा है, डोडला डेयरी है, नेस्ले इंडिया है, ब्रिटानिया है, अडानी विल्मर है। तो ये सारे के सारे एफएमसीजी कंपनीज में आते हैं, जो कि जिनका सामान रेगुलरली बिकता रहता है। तो आप देख सकते हैं डोडला डेयरी का प्राइस टू अर्निंग 40 है, नेस्ले इंडिया का 99 है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का 51 है और अडानी विल्मर का 84 है। आप देख सकते हैं डोडला डेयरी का इन सबसे प्राइस टू अर्निंग कम है। और प्राइस टू अर्निंग को छोड़ के आप अगर प्राइस टू बुक वैल्यू को देखेंगे तो आपको बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट नजर आएगा। डोडला डेयरी सिर्फ 5 के प्राइस टू अर्निंग पे मिल रहा है, लेकिन नेस्ले इंडिया हमको 96 पे मिल रहा है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 33 के प्राइस टू बुक मिल रहा है और अडानी विल्मर 6 के प्राइस टू बुक मिल रहा है। ये हम कंपेयर कर रहे हैं नेस्ले इंडिया से। नेस्ले इंडिया दोस्तों इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा बन चुका है। डोडला डेयरी कंपेयर टू नेस्ले बहुत ही छोटा है। तो अगर हमें कंपेयर करना है तो हमें कंपेयर करना चाहिए इस सेक्टर के प्राइस टू बुक से। मतलब कि अगर सारे कंपनी जो भी है, जो डेयरी कंपनीज में है, जो एफएमसीजी में है, उन सब का एवरेज अगर निकाले तो उनका एवरेज निकल के आता है 9.95। प्राइस टू बुक कितना निकल के आ रहा है हमको, 9.95, अप्रोक्सीमेटली हम 10 मान सकते हैं। और डोडला डेयरी का प्राइस टू बुक आपको कितना दिख रहा है, 5 टाइम्स दिख रहा है। तो मान लीजिए फ्यूचर में डोडला भी अगर इसी तरह काम करती रहती है, प्रॉफिट बढ़ाती रहती है और लोगों का इंटरेस्ट आता है, तो उसको भी प्राइस टू बुक 10 टाइम्स का मिल सकता है। यानी यहाँ से प्राइस टू बुक डबल हो सकता है। तो प्राइस टू बुक अगर डबल होगा तो स्टॉक भी हमारा डबल हो सकता है मिनिमम, क्योंकि उससे ऊपर भी हो सकता है लेकिन मिनिमम हो सकता है। अब देख सकते हैं अभी हमारा स्टॉक चल रहा है लगभग 800 के आसपास।
इसका डबल करेंगे तो हमारा टारगेट निकल के आता है 1600। तो इसी के बेसिस पे मैंने इसका टारगेट बोला था, एवरेजिंग करके राउंड ऑफ करके 1500 के आसपास। तो अगर देखें तो अभी भी यहाँ से जहाँ तक मुझे लगता है, ये मेरा एनालिसिस है कि स्टॉक यहाँ से डबल हो सकता है। अब स्टॉक डबल हो जाएगा कि यहाँ से डाउन चलेगा, कितने दिन में होगा, ये बोलना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम सिर्फ कंपनी के बिजनेस को देख सकते हैं कि वो काम कैसा कर रही है, प्रॉफिट कितना कमा रहा है, उसी के कंपैरिजन में जो बाकी कंपनीज है उनको कैसा वैल्यूएशन मिल रहा है, तो उसके आसपास से हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगर मैं देखता हूँ कंपनी काफी छोटी है, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न वो भी काफी बढ़िया है, प्राइस भी मुझे यहाँ से डबल होने का मौका मिल रहा है, तो मैं ऑफकोर्स यहाँ पे बैट लेना चाहूंगा। लेकिन मैं ऑलरेडी यहाँ पे बाय करके बैठा हूँ, तो फिलहाल मैं इसको और बाय नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड हो गया। जितना मुझे अमाउंट एलोकेट करना था मैंने इसमें डाल दिया। तो अब अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपना रिसर्च खुद से कीजिए, कंपनी के बारे में और पढ़िए, कौन कौन को सुनिए। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब वो कंपनी में कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप खुद ही बाय कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक हमेशा बढ़ते रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ से आने के बाद जब इसने हाई लगाया था 787 का, वहां से फिर नीचे आ गया था आपका 652 पे, लगभग 20% के आसपास डाउनफॉल आ गया था। तो 20% का डाउनफॉल अगर आप झेल सकते हैं तो ही आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर पाएंगे। और अब आपके पास वो 20% का लॉस झेलने का कैपेसिटी कब आएगा, जब आपको पता है कि कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, भले ही प्राइस नीचे मिल रहा है लेकिन कंपनी का कोई खराबी नहीं है, कंपनी अच्छा काम कर रही है। तब आप होल्ड कर पाएंगे और तब आपके पास एवरेजिंग करने का भी हिम्मत रहेगा। तो इसलिए इस वीडियो को देख के आप बस बाय करने का डिसीजन मत बनाइए, आप इसके ऊपर और रिसर्च कीजिए, आप और इसको देखिए, तब आपको कॉन्फिडेंस अगर आता है तो ही आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। क्योंकि ये वीडियोस कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं अपने थॉट्स, अपने व्यूज इसमें शेयर करता हूँ। साथ ही साथ मैं एक लास्ट चीज दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रोमोटर्स है उनके पास लगभग 62% का होल्डिंग है, जो कि ठीक ठाक है। मैं खराब भी नहीं बोलूंगा, अच्छा भी नहीं बोलूंगा, ठीक है, कंफर्टेबल है। म्यूचुअल फंड्स के बाद के पास 15% का होल्डिंग था, लगभग 16% का था, और घट के अभी वो 14% पे आ गया। तो काफी एवरेज मान के चलता हूँ मैं इसको, बहुत नेगेटिव नहीं मानता हूँ। अगर कोई म्यूचुअल फंड अगर 10% 12% होल्ड करता है तो कंपनी में कुछ ना कुछ बात तो है। अदर डीआईएस का देखें तो उन्होंने काफी ड्रास्टिकली अपना स्टेक को कम किया है, 6% से 3% पे ला दिया है, वो भी थोड़ा बहुत कमी है। एफआईएस का देखें तो एफआईएस भी इसके पास 10% होल्ड कर रही है। अब दोस्तों देखिए, कंपनी जो है बहुत बड़ा नहीं है, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, सिर्फ 4000 करोड़ की कंपनी है। अब 4000 करोड़ की कंपनी में अगर कोई एफआईएस 10% होल्ड करता है, ऑफ कोर्स वो लोग ऐसी किसी भी कंपनी में एंटर नहीं करते, उनके पास ज्यादा रिसर्च करने की कैपेसिटी है, ज्यादा पैसा उनके पास, तो वो हमसे ज्यादा बेटर रिसर्च करने के बाद ही इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और अगर हम वहीं पे रिटेलर्स का देखें तो रिटेलर्स के पास पहले 16% हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ उनके पास 9.88% है, मान लीजिए 10% है। यानी इसमें जो ज्यादातर जो शेयर्स है वो बड़े बड़े लोगों के पास है, जो म्यूचुअल फंड्स हो गए, अदर डीआईज हो गए, एफआईएस हो गए, प्रोमोटर्स हो गए। तो ऐसा जब भी हमको शेयर होल्डिंग पैटर्न मिलता है तो हमें कॉन्फिडेंस देता है कि कंपनी में जरूर कुछ ना कुछ दम तो है। तो ठीक है दोस्तों, डोडला डेयरी के बारे में मैं फिर से एक वीडियो बनाया, क्योंकि मैं देखा बहुत ज्यादा यहाँ पे लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है इसमें कि आखिर इसमें क्या किया जा सकता है, जिस तरह से मूव इसने दिखाया है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो कि अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। मेरा एम यही है कि हम हमेशा अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और थोड़ा लंबे समय तक होल्ड करें, ताकि हमारा जो प्रॉफिट हो काफी अच्छा खासा बन सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।